हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं? कल के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने कक्षा 7 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है हमारे अतीत 2, और दोस्तों यह टेक्स्ट बुक में यूनिट 4 मुगल साम्राज्य, और दोस्तों यह यूनिट में पेज नंबर 45 से 47, 49, 53 और 54 पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी है उनकी बात यह वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ साथ दोस्तों यहाँ टेक्स्ट बुक को हमने ऐड किया है और को रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी हमने यहाँ ऐड की है। तो यह वीडियो एक संपूर्ण पैकेज है, इसीलिए यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए, हमारे अतीत 2 सोशल साइंस कक्षा 7 की टेक्स्ट बुक, चौथा यूनिट मुगल साम्राज्य। तालिका 1 में 6 मुगल सम्राटों के प्रमुख अभियान और घटनाओं की बात बताई गई है। कल हमने 4 मुगल सम्राटों के बारे में पढ़ा था, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। आज 2 मुगल सम्राटों की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं, शाहजहां और औरंगजेब के। और 6 मुगल सम्राटों के नाम आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। वेल डन। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो शाहजहां का शासनकाल है 1627 से 1658 तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। दोस्तों शाहजहां ने अपने शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए। एक अफगान अभिजात खान जहान लोदी के साथ विद्रोह किया, दूसरा अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, और तीसरा यहाँ पर ओरछा पर कब्जा कर लिया, यानी कि ओरछा पर भी आक्रमण किया था शाहजहां ने। एक बार फिर से पढ़ लो। शाहजहां का शासनकाल है 1627 से लेकर 1658 तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। इमेज में आप देख सकते हैं। मुगलों में दोस्तों कौन से नंबर का शासक, सीक्वेंस में मैंने आपको बताया ना, तो आपको याद रह गया होगा। ओके, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि शाहजहां मुगलों में कौन से नंबर का शासक था। शाहजहां ने वर्ष 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण किया था। इस अभियान में वह सफल रहा। उसने अहमदनगर पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। क्या दोस्तों? शाहजहां ने वर्ष 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण किया था। इस अभियान में वह सफल रहा। उसने अहमदनगर पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसने अहमदनगर के शासक हुसैन शाह को ग्वालियर में कैद किया था। मुगलों ने 1636 में गोलकुंडा पर दबाव डालकर संधि करने के लिए विवश किया था। यह भी याद रख लो कि शाहजहां ने वर्ष 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण किया। इस अभियान में वह सफल रहा, मतलब युद्ध जीत गया, और उसने अहमदनगर पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। उसने अहमदनगर के शासक हुसैन शाह को ग्वालियर में कैद किया था। मुगलों ने 1636 में गोलकुंडा पर दबाव डालकर संधि करने के लिए विवश किया था। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे पहले तो सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। शाहजहां किसको ग्वालियर में कैद करके अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी? शाहजहां ने किसको ग्वालियर में कैद करके अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी? तो हुसैन शाह को ग्वालियर में कैद करके अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, हुसैन शाह। आगे बात करें तो उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। मतलब शाहजहां हार गया यह युद्ध। क्या?
उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेना ने सुलह के लिए निवेदन भी किया। क्या दोस्तों, उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेना ने सुलह के लिए निवेदन भी किया। यहां पर देखो दोस्तों, यह भारत के मैप में यहां पर है बीजापुर, यहां पर है अहमदनगर और यहां पर है गोलकुंडा। तो दोस्तों, शाहजहां ने अहमदनगर और बीजापुर पर आक्रमण किया था और अपने मुगल साम्राज्य में दोस्तों जोड़ दिया था यह दोनों को, अहमदनगर और बीजापुर को। और मुगल साम्राज्य का विस्तार देखिए कहां से कहां तक यह मुगल साम्राज्य फैला था। तो यहां आप कलर कोड में देख सकते हैं दोस्तों, यहां उत्तर पश्चिम में कांधार और काबुल तक मुगल साम्राज्य फैला था। यहां पश्चिम में गुजरात, उत्तर में श्रीनगर और यहां बंगाल और दोस्तों दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा तक यह मुगल साम्राज्य फैला था। और यह अकबर का शासनकाल है। क्या अकबर के शासनकाल में इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। शाहजहां ने उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए किसके विरुद्ध युद्ध किया था? शाहजहां ने उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो मैंने आपको बताया उज़्बेकों, क्या उज़्बेकों के विरुद्ध युद्ध किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। और यहां पर मैंने आपको बताया उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा था। आगे बात करें तो 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। यानी कि शाहजहां के पुत्रों के बीच यहां संपत्ति को लेकर, क्या संपत्ति को लेकर या तो गद्दी को लेकर आपस में झगड़ा शुरू हो चुका था और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। किसने? औरंगजेब ने दारा शिकोह सहित अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। यानी कि औरंगजेब ने अपने पिता को कहां पर कैद कर लिया? आगरा में कैद कर लिया। अपने भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, पिता को कैद किया और औरंगजेब ने ऐसी कूटनीति की सहायता से गद्दी प्राप्त की। एक बार फिर से देखो, 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। चलिए आंसर बताइए। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर हुए झगड़े में किसकी विजय हुई? क्या शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर हुए झगड़े में किसकी विजय हुई? शाहजहां की जीत हुई। शाहजहां नहीं, शाहजहां तो यहां पर है। शाहजहां का बेटा औरंगजेब की जीत हुई, क्योंकि कूटनीति का सहारा लिया था, अपने भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, अपने पिता को आगरा में कैद किया और ऐसे गद्दी पर बैठ गया कौन? औरंगजेब। औरंगजेब की अब बात करें तो औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक। क्या बहुत लंबा शासनकाल है औरंगजेब का। 1658 से लेकर 1707 तक उन्होंने मुगल सत्ता संभाली। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जय और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। यहाँ भी औरंगजेब ने अपने जीवन में जो 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए उनकी बात बताई गई है कि 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जय और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। यहाँ अभियान का मतलब होता है युद्ध, ओके। और मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगल के खिलाफ विद्रोह किया था। चलिए आंसर बताइए। मारवाड़ के किस समूह ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था? मैंने आपको हाल ही में बताया।
मारवाड़ के किस समूह ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इसीलिए मैं बीच में रखता हूं ताकि आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर से भटक न जाए। ओके, आपका ध्यान स्क्रीन पर रहे। तो बताइए, मारवाड़ के किस समूह ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था? राठौड़ राजपूतों ने दोस्तों विद्रोह किया था मुगल औरंगजेब के खिलाफ, मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ। सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी महाराज के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी महाराज आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए, यानी कि पुनः युद्ध शुरू किया। यहां से एक बार फिर से पढ़ लो कि मराठा सरदार शिवाजी महाराज के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। तो दोस्तों यहां शिवाजी महाराज का जिक्र किया गया है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे शिवाजी महाराज ने एक प्राणी के नाखून की मदद से किसका वध किया था? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। औरंगजेब ने किसका अपमान करके आगरा स्थित मुगल कैद खाने में कैद किया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का अपमान करके आगरा स्थित मुगल कैद खाने में कैद किया था, लेकिन वहां से हमारे शिवाजी महाराज भाग निकले थे। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। क्या? राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। आगे बात करें तो अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, उनके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। एक बार फिर से पढ़ लो, यहाँ बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बताई गई है कि अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, उनके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। यहां से एक क्वेश्चन निकल सकता है कि छापामार पद्धति का उपयोग कौन कर रहे थे? तो याद रखना, मराठों द्वारा छापामार पद्धति का उपयोग किया जा रहा था युद्ध में। अहमदनगर और बीजापुर में कब्जा करने के बाद गोलकुंडा किले पर जीत दर्ज करने के लिए औरंगजेब ने हैदराबाद का रुख किया। 90,000 सैनिक, 240 तोप और 50,000 घुड़सवारों के साथ औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर धावा बोल दिया था। इमेज आप देख सकते हैं, गोलकुंडा किला। क्या? अहमदनगर और बीजापुर में कब्जा करने के बाद गोलकुंडा किले पर जीत दर्ज करने के लिए औरंगजेब ने हैदराबाद का रुख किया। 90,000 सैनिक, 240 तोप और 50,000 घुड़सवारों के साथ औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर धावा बोल दिया। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 90,000 सैनिक, 240 तोप और 50,000 घुड़सवारों के साथ आक्रमण करके औरंगजेब ने किस किले को जीत लिया था? तो औरंगजेब ने गोलकुंडा नामक किले को जीत लिया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। यानी कि औरंगजेब जब तक जिंदा रहा युद्ध करता रहा, चारों दिशाओं में युद्ध करता रहा। देखो, औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने पूर्व के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। यह कथन गलत है, क्योंकि औरंगजेब ने पूर्व के शासकों के विरुद्ध नहीं,
बल्कि दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी थी। तो यह सेंटेंस गलत। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था, यह सेंटेंस बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 नंबर का सेंटेंस ही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, अपना तिरंगा फहराते हैं। इमेज आप देख सकते हैं लाल किले को। क्या आज हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान मतलब दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तिरंगा फहराते हैं। लेकिन याद रखना, स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री यहां तिरंगा फहराते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति यह लाल किले की प्राचीर से कब राष्ट्र को संबोधित करते हैं या तो तिरंगा फहराते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके। और यहां दोस्तों हमने 5 मुगल सम्राटों की बात की, तो यह मुगल कौन थे, मुगल किसके वंशज थे, वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो टेक्स्ट बुक में क्या बात बताई गई है कि मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उनके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे और तैमूर की मृत्यु 1404 में हुई थी। क्या दोस्तों, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उनके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। एक बार फिर से पढ़ लो कि मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी और यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने यानी कि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यानी कि वो मां के वंशज होने पर गर्व महसूस नहीं करते थे, लेकिन पिता के वंशज होने पर यह मुगल गर्व महसूस करते थे। देखो, दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज यानी कि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चलिए आंसर बताइए। मुगल शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और दोस्तों 3 सेंटेंस दिए हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। मुगल 3 महान शासक वंशों के वंशज थे, गलत। मुगल सिर्फ 2 महान शासक वंशों के वंशज थे, तो यह सेंटेंस गलत हो गया। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद करते थे, बिल्कुल नहीं। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, तो यह सेंटेंस भी गलत। और मुगल तैमूर के वंशज थे और तैमूर के वंशज होने का गर्व भी करते थे ना, तो यह सेंटेंस सही हो गया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 और 2 नंबर का सेंटेंस सही नहीं है, आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे दोस्तों मुगल सम्राटों में बाबर के पूरे फैमिली ट्री की बात करें। क्या मुगल सम्राटों में बाबर की पूरी फैमिली ट्री क्या है? देखो, मीरन शाह प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा थे, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता थे। एक बार फिर से पढ़ लो। मुगल सम्राटों में बाबर की फैमिली ट्री, मीरन शाह प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा थे, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा थे और उमर शेख बाबर के पिता थे। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र को देखिए जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। क्या दोस्तों, सभी मुगल शासकों ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया
और यह चित्र को देखिए जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो चलिए इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर बताइए। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर की पूरी वंशावली मैंने आपको बताई, तो बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख। क्या? बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख। देखिए उमर शेख बाबर के पिता थे, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका आंसर सही हुआ या गलत? गलत हुआ। ओ बाप रे, क्या हुआ ये? आगे दोस्तों मुगल सैन्य अभियान की बात करें तो प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। कल ही मैंने आपको बताया कि बाबर का शासनकाल है 1526 से लेकर 1530 तक, और बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। क्या? बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। और यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कैसा? कि बाबर कितनी उम्र में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी बन गया? तो बाबर केवल 12 वर्ष की आयु में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। और मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। क्या दोस्तों? मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। कल ही मैंने आपको बताया था कि बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। क्या? 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। किसने किया? बाबर की सेना ने किया। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया, जिसकी बदौलत से पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती? बाबर ने जीती और आगरा और दिल्ली की सल्तनत संभाली। चलिए आंसर बताइए। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में किसने हराया? तो 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया? बाबर ने हराया। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे दोस्तों अकबरनामा और आईने अकबरी की बात करें। दोस्तों यह क्या है? यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो अकबर के जीवन से संबंधित है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। एक बार फिर से पढ़ लो, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है। इसका टाइटल रखा है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी जिल्द अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम यह है कि विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण आईने अकबरी में मिलता है। यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था मुगल साम्राज्य में कैसी थी उनका ब्यौरा आईने अकबरी में मिलता है। एक बार फिर से देखो कि इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। चलिए आंसर बताइए। अकबरनामा ग्रंथ किसने लिखा है? अकबरनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव था उनकी बात करें। यह भी दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बात बताई गई है कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव क्या था।
मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। क्या? मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से शादी की और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहे और उसको समय समय पर सहयोग देती रहे। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य लिखा गया था। क्या? रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ऐसा सेंटेंस सिक्के की दूसरी ओर लिखा गया था। एक बार फिर से देखो, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहे और उसको समय समय पर सहयोग देते रहे। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। और बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी कि फरमान है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा कि यहाँ टेक्स्ट बुक में एक इमेज दी गई है और दोस्तों एक चौकोर सिक्का है और एक राउंड शेप में सिक्का है। तो बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी कि फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। क्या? यह चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। तो गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। दोस्तों, गोल मोहर पर ऐसा सेंटेंस लिखा गया है। क्या? शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मेहरुन्निसा किसकी पत्नी मतलब बेगम थी? तो मेहरुन्निसा जहांगीर की पत्नी थी, बेगम थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। वीडियो को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी यूनिट यानी कि मुगल साम्राज्य से जुड़ी हुई बात लेकर आपके सामने आएंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं। गुड बाय।